still see that few of the students are still joining, so we'll wait for them and then we'll start. अब फोन नो चार्जिंग करो बंद कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो जो गुड न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करते हैं। योर एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर एंड इट इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़ बिकॉज थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा हमें कि क्या करना है आगे, कौन से चैप्टर्स क्या क्या कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ना है। सो चलो अच्छा है। अब देखने वाली बात यह है कि उसके बाद किस तरीके से आगे सेमेस्टर प्रोसीड करता है, बिकॉज उसके बाद प्रोबेबिलिटी वगैरह है लेकिन टाइम नहीं है उतना कि वो लोग पूरा कवर कर पाए। सो इफ़ यू गाइज आर लकी तो फिर शायद प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेयर्स। ओके, चलो आज हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके कंसेप्ट्स वगैरह हम लोग रिवाइज करेंगे। हालांकि द एमसीक्यू लेक्चर दैट आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड एंड पब्लिश ऑन दिस वेडनेसडे, उसमें ये टॉपिक्स वगैरह मैं कवर करने वाला हूँ सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड। नॉट ओनली सेंट्रल टेंडेंसी बट दी एमसीक्यू वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें सारे चैप्टर्स, जो फर्स्ट 2 यूनिट्स के जितने भी 8 चैप्टर्स है टोटल, 5 chapters of unit 1 theory chapters and 3 chapters of unit 2। तो probably I'll cover all 8 chapters and if not possible, अगर मुझे लगेगा कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो फिर इस लेक्चर में पहला यूनिट कवर कर लेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में दूसरा यूनिट, या कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। बट दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा बहुत पढ़ के आना, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो पहले तो लेट मी टेक योर डाउट्स। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन सेंट्रल टेंडेंसी? कहीं पे कोई टॉपिक, कोई एग्जांपल, कोई कंसेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा या जिसका रिवीजन चाहिए, ऐसा कुछ है क्या किसी को? देन प्लीज रेज योर हैंड।
यस भक्ति, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर हम ये जो अपना एमएसयू का है ना, कॉलेज का लेक्चर, वो अटेंड करते हैं ना, तो सर उसमें जो स्टेप डिविएशन की फॉर्मूला है ना सर, वो यूवी है। वापस से यूवी बताओ किस चीज की फॉर्मूला? स्टेप डिविएशन। स्टेप डेविएशन, ओके। हाँ, तो सर उसमें हम जैसे एफ आई यू आई करते थे, नहीं हाँ, सॉरी एक मिनट, तो ये उसमें सर वो जो यू करके है समथिंग, वो करवाया मैम ने। ओके। एफ आई डी आई करते थे ना सर हम्म जैसे, तो हम्म वैसे एफ आई यू आई लिखा है उन्होंने। और जैसे हम लोग सी लिखते थे डी आई की जगह पे, उन्होंने एच लिखवाया है। ओके ओके, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। और अपने वाला फॉर्मूला भी फॉलो कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बेसिकली यू आर गोइंग टू गिव एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम। तो वहां पे आपको कैलकुलेशन कहीं पे दिखाना है नहीं। तो एंड आंसर आपका दोनों फॉर्मूला से सेम ही आएगा, जस्ट नाम अलग है दोनों चीजों के। जहां पे हम यस लोग डी सर। आई लिखते थे वहां पे वो लोग यू आई लिख रहे हैं, जहां पे हम लोग सी लिख रहे थे वहां पे आपने बोला एच लिख रहे हैं वो लोग, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, और कैलकुलेशन आपको कहीं पे दिखाना भी नहीं है। सो आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, बोथ इज ओके, बोथ इज फाइन, बोथ द मेथड्स यू विल गेट द सेम आंसर, एंड अल्टीमेटली आपको आंसर मार्क ही करना है एमसीक्यू में। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करता ओके सर, थैंक यू। हूँ। ओके। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि इस बार का जो आपका पैटर्न है वो पैटर्न 2 मार्क का एक एमसीक्यू, एंड देयर विल बी 15 एमसीक्यू। और वैसे इस तरीके से कुछ 30 मार्क का आपका पेपर निकलेगा, ये एक बात सुनाई दी है। बट एक और चीज था, थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन ऐसा आया था कि आपका इंटरनल एग्जाम 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स अटेंडेंस के होंगे और 50 मार्क का पेपर होगा, और एक्सटर्नल एग्जाम 40 मार्क्स का होगा। ये बात अपने पहले एक बार ऐसा कोई न्यूज़ बीच में आया था। सो नाउ आई डाउट कि किस तरीके से मतलब ये एग्जाम पैटर्न जो अभी अनाउंस हुआ है कि 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, वही रहेगा या फिर इसमें कुछ और एडिशन होगा या कोई और चीज़ वो लोग ऐड करेंगे, आई एम नॉट श्योर। बट बी प्रिपेयर्ड। और दूसरी एक चीज़ के लास्ट ईयर तक 1 मार्क के एमसीक्यूज आते थे, और इस बार 2 मार्क का एमसीक्यू है। एंड मेरा मतलब फैकल्टी में कुछ टीचर्स के साथ आई हैव अ लिंक, तो उनसे मेरा बात हुआ है, द प्रोफेसर्स दैट दोज हु आर टीचिंग इन दी एमएस यूनिवर्सिटी। तो दे आर सेइंग कि डेफिनेटली 1 मार्क वाले जो एमसीक्यूज आते थे लास्ट ईयर में, उतने इजी एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे नहीं होंगे, उतने इजी एमसीक्यूज तो यहाँ पे नहीं होंगे। थोड़ा डिटेल में जाएगा, 2 मार्क है तो उसी तरीके से आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा कि आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप आंसर दे पाओगे। या फिर अगर थियरी भी है तो एक साथ मल्टीपल कंसेप्ट्स को वो लोग टेस्ट करेंगे, इस तरीके से कुछ दे आर प्लानिंग। सो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी द इजियर एग्जाम्पल, इजियर एमसीक्यूज नहीं होंगे जो हम लोग लास्ट ईयर तक करते थे, मतलब जो हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को लास्ट ईयर तक, वैसे एमसीक्यूज इस बार डेफिनेटली नहीं होंगे। थोड़े टफ एमसीक्यूज होंगे, बट उतने भी टफ नहीं होंगे कि जिसका आंसर आप दे ना पाओ। जैसे हम लोग ने जब एग्जाम्पल्स किए थे, जब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा था उस टाइम पे मैंने कई बार एग्जाम्पल्स में बोला था कि ये एग्जाम्पल छोटा वाला एग्जाम्पल है, 2-3 मार्क में पूछा जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे शॉर्ट एग्जांपल्स हमने किए हैं इन सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस मोमेंट, कर्टोसिस, ये सारे चैप्टर्स में, प्लस जो हमारे फर्स्ट यूनिट के 5 चैप्टर्स थे उनमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऐसे किए हैं, एग्जांपल्स या कुछ कंसेप्ट्स वगैरह जिसमें थोड़ा डिटेल में हमें जाना पड़ता है, मतलब 2-3 मार्क तक का वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज फॉर योर बैच इज के दिस इज द फर्स्ट ईयर वेयर दे आर गोइंग टू आस्क 2 मार्क्स एमसीक्यूज। सो एक्चुअली वी डोंट हैव एनी गाइडलाइन, या हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे। बिकॉज जब मेरा बात हुआ था प्रोफेसर के साथ तो उन्होंने भी बोला था कि हमें भी कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से करेंगे, बट जब हम लोग करने के लिए बैठेंगे, एमसीक्यूज बनाने के लिए बैठेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस तरीके के एमसीक्यू पूछ सकते हैं। बट इतना फॉर श्योर है कि जिस तरीके से 1 मार्क के एमसीक्यूज पूछते थे वैसे तो एमसीक्यू नहीं पूछने वाला है। दूसरी एक चीज के एनीबडी अटेंडिंग कॉलेज लेक्चर्स, या किसी को कॉलेज से मतलब एक दो बच्चों ने मुझे
पीडीएफ फाइल भेजी थी एमसीक्यू की, किसने भेजी थी? प्लीज रेज योर हैंड। खुशबू ने भेजा था, स्वाति ने भेजा था। यस यस, खुशबू एंड स्वाति, बेटा कहाँ से मिला ये पीडीएफ आपको? हमको ग्रुप में मिला था हमारे। मैम सर हमारा जो लेक्चर होता है ना टीम ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऊपर, वहाँ पे मैम ने सेंड की थी फाइल में। ओके, एक उधर सेंड की थी, उधर से हमको भेजा। और सर मैंने जो आपको दिसंबर का एग्जाम का भेजा था ना, हाँ, तो उसमें उसके बाद मैंने स्टूडेंट लीडर को पूछा एक, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैन फर्स्ट वीक में हो गया हमारा एग्जाम। वो दिसंबर में है ना, वो TY बीकॉम की है। ओके, माइट बी पॉसिबल बिकॉज अभी एक न्यूज ऐसा भी आया है कि पहले 10th ऑफ दिसंबर अनाउंस कर दिया था इन लोगों ने एग्जाम का डेट, बट उसके बाद स्टूडेंट्स लीडर्स जो है उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया है और जाके वीसी को कुछ लेटर वगैरह दिया है कि इतना जल्दी मत रखो एग्जाम, बिकॉज अभी तो क्लासेस चालू हुए हैं, उसमें बीच में दिवाली वेकेशन आ गया है तो बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाए हैं, तो एग्जाम डिले करो। तो एक न्यूज ऐसा भी है कि शायद 10th ऑफ दिसंबर से मॉक टेस्ट रखेंगे, मतलब कि ट्रायल टाइप का एग्जाम रखेंगे जहाँ पे लॉगिन कैसे करते हैं ये वगैरह आपको समझ में आ जाए कि ऑनलाइन कैसे एग्जाम दिया जाता है। तो दे आर प्लानिंग कि शायद 10th ऑफ दिसंबर से मॉक टेस्ट रखेंगे, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। और जब तक हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ मिलता नहीं है, एग्जाम डिले हो गई या पोस्टपोन हो गई या फिर कोई और डेट आई है, ऐसा कोई न्यूज नहीं मिलता है, तब तक तो हम लोग 10th ऑफ दिसंबर को ही पकड़ के चलेंगे। बट चांसेस आर वेरी हाई कि ये एग्जाम पीछे जाएगी बिकॉज ये एमएस यूनिवर्सिटी की प्रथा रही है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन एमएस यूनिवर्सिटी का एक वो रहता है। तो ये परंपरा रही है कि एवरी ईयर इंटरनल एग्जाम की पहले डेट अनाउंस होती है, उसके बाद 2 बार वो डिले होती है, 2 बार डिले होने के बाद ही वो एग्जाम होती है। ये परंपरा है, मतलब अभी तक कभी भी कोई साल ऐसा नहीं गया कि जहाँ पे पहली बार एग्जाम की डेट अनाउंस हुई हो। फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑड सेमेस्टर, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का, मतलब जब साल शुरू होता है उस टाइम पे जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होता है, बस वो एक एग्जाम ऐसा होता है कि जिसका डेट पीछे जाता ही जाता है, उसके बाद वाले एग्जाम्स का नहीं जाता। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो लॉजिक ऐसा है कि जब साल शुरू होता है उसके ये इंटरनल एग्जाम के बाद, ये इंटरनल एग्जाम के आसपास कहीं पे इलेक्शन होता है कॉलेज में स्टूडेंट लीडर का। तो जो स्टूडेंट लीडर एग्जाम पीछे करवा पाए, स्टूडेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। तो फॉर स्टूडेंट्स ही इज लाइक, अरे इसने एग्जाम पीछे करवाया, इसी को सपोर्ट करना है। तो अगर एक स्टूडेंट लीडर, मतलब एक पार्टी एग्जाम डिले करवा सकती है, तो दूसरी पार्टी भी ट्राई करके एग्जाम को पीछे करवाएगी, ताकि वो बैलेंस बना रहे कि उन्होंने करवाया, हमने और पीछे करवाया एग्जाम करके। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि इसी तरीके का कुछ होता है। तो एवरी ईयर फर्स्ट एग्जाम जो होता है साल का, वो 2 बार डिले होता है, उसके बाद ही एग्जाम होता है। इस बार नहीं लग रहा था क्योंकि मतलब ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, पेंडेमिक है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है और एमसीक्यू एग्जाम ही लेना है, तो शायद पीछे नहीं होगा। बट इस बार भी हुआ है, तो देखते हैं अभी, मतलब हो सकता है। So chances are very high that exam will be delayed, but still we are targeting कि भैया अभी 10th दिसंबर बोला है तो 10 दिसंबर को ही होगा, यही समझ के हम लोग अभी चल रहे हैं। फिर अगर डिले होता है तो हमारा तो प्रिपरेशन हो चुका है, then we'll start with probability और other chapters, so we'll see to that. Yes, तुति बोलो बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर लास्ट मंडे को जब हमने क्लास किया था तब आपने बोला था कि आप कुछ रेफरेंस से पता लगाओगे कि कंपलसरी है कि नहीं क्लास अटेंडेंस करना। हमें अभी सीएस के एग्जीक्यूटिव पे क्लास चालू होने वाला है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कल से ही, 1 दिसंबर से, तो कंपलसरी अटेंडेंस। वो अभी मैं, मतलब दैट स्किप फ्रॉम माय माइंड, मैं भूल गया वो चीज़ थोड़ा पूछना। बट एक काम करिए बेटा, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, तो आज के आज ही वो मैं बात करके पूछ लेता हूँ कि इज इट कंपलसरी, मतलब कितना सीरियस है एमएस यूनिवर्सिटी और इस बात में कि लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे या नहीं। बट अभी ऐसा लग रहा है कि चलेगा, मतलब अगर नहीं करोगे तो, बट स्टिल यू ड्रॉप मी अ मैसेज और मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ अपने एंड से, ताकि ये चीज़ हमारे लिए 100% क्लियर हो जाए। और सर अगर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम की तो आप वो सब ग्रुप में डाल दोगे, क्योंकि हम टच में नहीं रहते क्लासेस में। हाँ हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरे डालने से पहले ही बच्चे डाल देते हैं ग्रुप में।
इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब यू कैन सी द खुशबू, स्वाति, ये लोग ज्यादा प्रॉम्प्ट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने ग्रुप में, दोज हु आर इन टच विद द स्टूडेंट लीडर्स एंड दे आर अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी क्लासेस, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाती है हमारे पास, सो विल गेट द इंफॉर्मेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके और कोई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डाउट है क्या किसी को? तो फिर मैं सेंट्रल टेंडेंसी के डाउट पूछना चालू करूँ। मैंने एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी के डाउट्स पूछे थे, किसी को है क्या सेंट्रल टेंडेंसी में कोई डाउट? नहीं, चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन दे रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी का, ध्यान से देख लेना। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये 2-3 महीने पहले चीजें चालू हुई थी, तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों को काफी कुछ याद नहीं होगा, सो आई एम जस्ट गिविंग यू हाईलाइट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एग्जाम वगैरह पीछे जा रही है और हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, तो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज उसी के ऊपर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस के डेटा, स्क्यूनेस के एग्जांपल्स वगैरह डिपेंडेंट है। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिकली 3 पार्ट में हमने पूरे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया था। वन वाज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में देयर वाज अरिथमेटिक मीन, weighted mean, harmonic mean, geometric mean. In median, not median, but it was actually positional measures, जिसमें था मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। एंड मोड में सिर्फ एक ही नया चीज, मतलब एक नॉर्मल रेगुलर मोड होता था और दूसरा होता था एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोड फाइंड करना। तो ये अपना पूरा सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर था। अब इसमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रिपेयर करना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो एग्जाम्पल्स वगैरह जो है उसमें जनरली ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि बड़े एग्जाम्पल्स काफी कम है, मतलब जब मीन खत्म होने को आया था तो उसमें लास्ट में शायद 1-2 एग्जाम्पल्स थे जो लंबे एग्जाम्पल्स थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर स्मॉल एग्जाम्पल्स। वैसे ही पोजिशनल मेजर ऐसा था जिसमें लंबे एग्जाम्पल ज्यादा थे, मतलब अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया जाए, उसमें मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल पूछा जाए तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होता था। बट अगर रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो जनरली एग्जाम्पल्स शॉर्ट रहते थे, और मोड में तो वैसे ही एग्जाम्पल शॉर्ट रहते थे अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके का जो डेटा है, इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है, स्पेशली रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो उसके कैलकुलेशन स्मॉल रहते हैं और इसीलिए उसको एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मोड में जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे 2 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछना है एमसीक्यू में, तो आई गिव यू रॉ डेटा, यानी कि सिर्फ एक्सआई का डेटा दे दूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3, और मैं बोलूंगा कि इसमें आप मोड फाइंड करो। नाउ टू फाइंड द मोड, सॉरी दिस 3 इज नॉट गिवन, जस्ट 1, 2, 3, 4, 5 इतना दिया है और आपको बोला है मोड फाइंड करो।
तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज एम्पिरिकल फार्मूला। एंड व्हेन यू हैव टू यूज एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको इसके लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मोड फाइंड कर पाओगे। सो बेसिकली इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन बोथ फॉर रॉ डेटा। सो इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है, जिसमें पूछा एक ही क्वेश्चन है बट उसे एक क्वेश्चन के आंसर लाने के लिए आपको 2-3 और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड ये वाला तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा हाई चांसेस है एम्पिरिकल फार्मूला का इस तरीके का, या तो आपको रॉ डेटा दिया हो या तो फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया हो और फिर उसमें आपको मोड फाइंड करने के लिए पूछा। तो ये प्रिपरेशन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एम्पिरिकल फार्मूला वाले एग्जाम्पल्स। दूसरी चीज जो सेंट्रल टेंडेंसी में आप कर पाओगे, जो आपको करनी पड़ेगी, वो ये है कि मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल हर टॉपिक के बाद में हमारा जो थियरी वाला पैम्पलेट है, जो एक्चुअली थियरी वाला एक लेक्चर भी मैंने लिया था, उसमें एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी था जहाँ पे उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 चीजें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड रिलेटेड, नॉट ओनली रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी बट ऑल्सो फॉर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस। ये 3 चीजें मैं वापस से बोल रहा हूँ, लिखना हो तो लिख दो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 3 चीजें हर टॉपिक की काफी अच्छे से प्रिपेयर करना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक प्रॉपर्टीज लिख देना, मतलब दोनों, मतलब उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, कई बार उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है और कई बार प्रॉपर्टीज भी होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, तो ये 3 चीजें जो है वो काफी अच्छे से प्रिपेयर करना, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ भक्ति बोलो। सर हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन भी है। कैलकुलेशन नहीं होगा उसमें, एग्जांपल्स नहीं होंगे, उसके थियरी है। थियरी होगी सर, क्योंकि मैम जब हम लोग उनको फॉर्मूला पूछ रहे थे ना सर के समझ में नहीं आ रही, तो मैम ने बोला था कि मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी ना तब तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें थियरी होगी, एग्जांपल्स नहीं होगा। एग्जांपल प्रॉब्लम में इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बोले, प्रॉपर्टीज जो बोली, उसमें हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन की 1-2 प्रॉपर्टीज है जो मीन मीडियन के रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से एग्जांपल्स आ सकते हैं। जो एमसीक्यू का लेक्चर आएगा इस वेडनेसडे को, उसमें ये चीज मैं डिस्कस करूंगा सर उसमें, क्योंकि वो जो लॉग लिखा हुआ है ना, तो वो लॉग वगैरह की मैम बात कर रही थी कि आपको एंटी लॉग दिया जाएगा एंड ऑल दैट। नहीं, लेट हर टीच फर्स्ट। ओके सर। वो बोलते हैं, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, पाड़ू भगत टाइप्स। हाँ, पाड़ू भगत टाइप्स। हाँ नहीं, मतलब उसमें क्या होता है कि उन लोगों के लिस्ट में होता है एवरी ईयर कि भैया ये जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कवर करेंगे, बट देन जब एग्जाम आता है तब तक ये हो जाता है कि टाइम नहीं रहता और फिर उसको एलिमिनेट किया जाता है। एक चीज ये भी है कि लॉग एंटी लॉग यूज करने के लिए आपको लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन एग्जाम है तो कहाँ से वो लोग दे रहे हैं? तो मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। एंड एज पर माय एक्सपीरियंस आई स्ट्रांगली फील कि ये चीज एग्जांपल्स, ज्योमेट्रिक में हार्मोनिक के मीन के एग्जांपल्स आपके सिलेबस में नहीं होंगे। थियरी डेफिनेटली होगा और वो 100% थियरी एवरी ईयर होता है, इस बार ही होगा, बट asking questions based on examples based on this geometric mean and harmonic mean is almost impossible, मतलब नहीं होगा वो। So don't worry about that. अगर वो पढ़ाता है तो definitely will cover that. ओके सर, ओके। Okay, so I was saying कि advantages, disadvantages and characteristics or properties, ये जो 3 चीजें हैं वो हर टॉपिक की काफी अच्छे से प्रिपेयर करना। आपको इसमें से कम 10 एमसीक्यूज, मतलब अपने पुराने सिस्टम के हिसाब से 10 एमसीक्यूज मिल जाते हैं, यहाँ पे शायद 5 से 7 एमसीक्यूज आपको इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, बट फिर भी हमें मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, वो ये है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। राइट इट डाउन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी में आपको ये चीज मिल जाएगी, बट उसको जरा ध्यान से पढ़ लें कि कौन से वो मेजर्स है जिसको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर कौन से ऐसे मेजर्स है जिसको चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल काफी अच्छे से देख लेना।
जो एमसीक्यू का हम लोग एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे उनमें कुछ एग्जांपल्स भी है, मतलब पूरा लंबा एग्जांपल दिया होगा, पूरा एग्जांपल पढ़ने में ही आपको 2-3 मिनट लग जाएगा और फिर नीचे क्वेश्चन पूछा होगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं चाहिए उसमें। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप तो सारा कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाओगे, बट अगर आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आप एक ही मिनट में उसका आंसर दे दोगे। तो इस तरीके के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरा एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल देता हूँ जिसमें क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इसको अगर आप फाइंड करोगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.5 आता है। देन मैं मतलब एक एग्जांपल बनाकर दिया जाता है कि अब हर बच्चे का मतलब ये कोई मैंने एग्जाम दिया था 100 मार्क का, और 100 मार्क के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट है और उसमें जो क्लासेस है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 से लेकर 90 to 100 के क्लासेस दिए होंगे, हर बच्चे का स्कोर दिया होगा। फिर बोला होगा कि जो एग्जाम दिया था उसमें हमें बाद में पता चला कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन था जो हमारे प्रिंट करने में मिस्टेक था और इसीलिए हर बच्चे को 10 मार्क दे देना है बाय डिफॉल्ट। सो एवरी स्टूडेंट विल हैव +10 मार्क्स। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठ सकते, यहाँ पे वो चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट लगा है। चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि एक सिंगल नंबर हर डिजिट में ऐड हो रहा है। तो if standard deviation is not affected by change of origin, your answer will remain same. If standard deviation is affected by change of origin, then your answer of standard deviation +10 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के भी एग्जांपल्स आपको पूछ सकते हैं जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग एमसीक्यू वाले एग्जाम में पढ़ेंगे, बट इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग एमसीक्यू वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर दैट it is very important that you read the pamphlet and the notes। जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाई है, रिकॉर्डेड लेक्चर में जो नोट्स बोला था, वो नोट्स अगर आप नहीं पढ़ते देन बहुत डिफिकल्टी होगी। आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं मेरे लेक्चर से, तो जिस बच्चे ने प्रिपेयर किए हैं उसके पास से लेकर जेरोक्स निकलवा दो। अगर नोट्स आपके हाथ में है तो बहुत फर्क पड़ेगा। भले ही आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बट आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि एग्जाम के 2 घंटा बाकी है और उसके पहले आप सारे वीडियो लेक्चर्स उठा कर मतलब सुन रहे हो, क्योंकि वीडियो लेक्चर का पूरा कंटेंट को 30 to 40 आवर्स का, चाहे कितना भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखो सब कुछ कवर नहीं होगा। लेकिन अगर वो नोट्स आपके हाथ में होगी पेपर में, तो फटाफट उसको आप पन्ने घुमाकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके देख सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दिस नोट्स इन योर हैंड। एंड अभी हमारे पास टाइम भी है, आपके पास उतना टाइम है कि आप वापस से वीडियो लेक्चर्स रिफर करके नोट्स खुद से बनाना चाहो तो बना सकते हो। मतलब ऐसा तो है, ऐसा तो होगा नहीं कि सारी नोट्स मिसिंग है, तो जो 2-4 चीजें 2-4 पन्ने मिसिंग है इन बिटवीन, तो वो लेक्चर्स देखकर वापस से नोट्स बना लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस थिंग्स इन योर हैंड। ओके, और ये स्कूल वाला केस तो है नहीं कि जहाँ पे मैं आप लोगों से नोटबुक मांगूंगा कि बताओ आपने कंप्लीट किया नहीं किया। वो आप अपने लिए बना रहे हो, ठीक है, तो ये बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड भैया परसों मोदी जी ने विजिट किया था यहाँ पे जाइडस कैडिला में, अहमदाबाद में, तो सुनाई दे रहा है कि शायद वैक्सीन आ जाएगा। तो इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में हम लोग वापस से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू का लेक्चर आपको मिल गया होगा तो विल डिस्कस दोज एमसीक्यूज ऑल्सो। अच्छा, आप लोगों को एमसीक्यू का पैम्पलेट अभी तक नहीं मिला है तो उसका मैं प्रबंध करवा देता हूँ, तो आपको पैम्पलेट मिल जाए एमसीक्यू का। यस प्रोस्टी, बोलो बेटा। ये एमसीक्यू रिलेटेड एग्जाम और ऑनलाइन है तो हमें पेजेस और पेन अलाउड होंगे ना? नहीं भी हमारे होंगे, हाँ अलाउड होंगे, मतलब कोई देखने वाला है नहीं कि आप बाजू में क्या खोल के बैठे हो। रफ वर्क के लिए चाहिए भी होगा, सो दे विल अलाउ यू। ओके, यस हिनी। સર તમે કીધું કે આપણે એમસીક્યુ પૂછશે 2 માર્કના, એથી એટલે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું જોઈશે પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ્સમાં, તો થિયરીમાં કેવી રીતે પૂછશે 2 માર્કના? आई हैव नो आइडिया बेटा, सीरियसली એટલે અમને भी એ જ ક્વેશ્ચન છે કે થિયરીમાં એ લોકો કેવી રીતે 2 માર્કના એમસીક્યુ બનાવશે। आई डोंट नो, કારણ કે 10th ડિસેમ્બર આટલી જલ્દી રાખી દીધી ને એટલે શું થયું 10th ડિસેમ્બર આટલી જલ્દી રાખી દીધી ને એટલે હજી બધા ટોપિક કવર બી નથી થયા એમએસયુ માં। પાછળ જશે એક્ઝામ, મોસ્ટ પ્રોબેબલી પાછળ જશે।
અને પ્રોબ્લેમ એ છે ને કે अच्छा બીજી એક વસ્તુ સારું યાદ કરાવી एमएस यूनिवर्सिटी में से जो आप लोगों को एमसीक्यू के पैम्पलेट मिले हैं दिस पैम्पलेट्स आर नॉट ऑफिशियली गिवन पैम्पलेट्स। अगर किसी मैडम ने आपको दिए हैं तो वो एज पर्सनल फेवर आपको दिए हैं और उन्होंने शायद अपने आप से बनाए होंगे बट इट इज नॉट गिवन बाय एमएस यूनिवर्सिटी। सो डोंट कंसिडर दिस पैम्पलेट्स एज ए होल, मतलब इसमें सारी कुछ कवर हो जाते हैं और इसी तरीके के एमसीक्यू पूछेंगे, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ वही पैम्पलेट को पकड़ के मत चलना, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह करना, और हर बार का ये रहता है कि जो टीचर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग आपको एमसीक्यूज दे या ना दे, हमने आप लोगों को पढ़ाया है और उसी में से पूछ रहे हैं, तो जो पढ़ा है वो तो आपको आना ही चाहिए। दैट इज देयर आर्ग्यूमेंट एंड उसी पर्पस से वो लोग चलते हैं। तो एमसीक्यू का पैम्पलेट मिला है, दैट इज जस्ट टू हेल्प यू, इट इज नॉट होल एंड सोल थिंग कि जिसके बेस पे आप पूरा अपना प्रिपरेशन करो। यस ना बस ओके तो नहीं, आपको टाइम तो मिलेगा थोड़ा बहुत, और इसका मतलब कुछ आइडिया है नहीं अभी तक तो कि थियरी में किस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर कुछ होता है, कुछ हमें पता चलता है तो डेफिनेटली विल इन्फॉर्म यू। ऑल्सो यू आस्क योर थियरी टीचर्स, जो अपने टीचर्स थियरी पढ़ाते हैं, आप उनको ये क्वेश्चन पूछो, उनको ज़्यादा आइडिया रहेगा बिकॉज दे आर इनटू दिस थियरी, तो उनको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि 2 मार्क का अगर एमसीक्यू पूछना है तो किस तरीके के टॉपिक कवर हो सकते हैं। So you ask them and you will get the answer. हाँ खुशी बोलो बेटा। सर अभी हमें बताया नहीं है ना कि 10 तारीख को हमारा एग्जाम है ही? नहीं, as of now it is declared। 10 तारीख को एग्जाम ऐसा डिक्लेयर हो चुका है, डिले हुआ है कि नहीं हुआ है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। ओके यस धवल बोलो बेटा। सर ये एग्जाम 10th को होगी या डिले होगी, लेकिन जब भी होगी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगी ना, नॉर्मली होगी ना एग्जाम? मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, अभी इतने टाइम से घर में बैठे कोई एग्जाम दी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करे, तो जो फर्स्ट टाइम आएगा तो बोर्ड के बाद इतने टाइम से कुछ किया ही नहीं ना, घर पे ही बैठे, कोई एग्जाम दी नहीं है। That is what you think. MS University doesn't think like that. They are thinking भी हम तो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, यही सोच के वो लोग देंगे एग्जाम। लेक्चर तो वैसे भी हम अटेंड करते नहीं है, तो फिर that is from MS University point of view, that is your problem there, that you are not attending our lectures। पर हम तो लेक्चर्स दे ही रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है, सारी डिटेल्स दी है, तो आप क्यों अटेंड नहीं करते? दैट इज व्हाट दे विल आस्क यू। ओके सो ये तो मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि वो लोग थोड़ा लिबरल रहेंगे आप पे और एग्जाम थोड़ा इजी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या बहुत टाइम से एग्जाम देना ना, तो अभी वो एग्जाम हिट हो रहा है बहुत बार। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने बोला है तो अपने थोड़े टेस्ट वगैरह प्लान कर लेंगे, सो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आप लोगों की डिमांड, जैसे आप लोगों की इच्छा, कर लेंगे टेस्ट वगैरह प्लान। बाय द वे आई डोंट नो वेदर आई हैव सेड दिस और नॉट इन दिस बैच, बट किसी ने वो स्कैम देखा कि नहीं?